आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अपना नाम लिए बिना और यूनिवर्सिटी का नाम बताए बिना अपने बारे में कुछ बताइए, जिससे हम आगे बढ़ सके। सर, मेरा ग्रेजुएशन 2020 में भूगोल विषय से हुआ और पोस्ट ग्रेजुएशन 2022 में भूगोल विषय से हुआ। मेरी हॉबी साइकिलिंग है और मैं राष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस खेलता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। राष्ट्रीय स्तर पर भूगोल। इस बार किसका है? आपका है? ऑप्शन लैंड सीलिंग लॉज लाए गए थे, लैंड सीलिंग, यस सर। ठीक है। क्या उसका ध्येय था और हम लोग अचीव किए? कहाँ फेल किए या हम लोग सक्सीड कर गए? बिल्कुल सर, भूमि सुधार के नज़रिए से इसको लाया गया था ताकि भूमि का वितरण उन लोगों तक भी हो सके और साथ ही साथ जो बिखरे हुए भूमि थे और इसके अलावा कुछ लोगों के पास ज़्यादा भूमि था, कुछ लोगों के पास कम भूमि था, तो इन सब समस्याओं के समाधान के नज़रिए से सर इसको लाया गया था। सक्सीड कर पाए हम लोग? सर, भारत में ज़्यादातर राज्यों में सर ये सफल नहीं हो पाया, लेकिन कुछ राज्यों में आंशिक सफलता देखने को मिली थी सर। बिहार में क्या हुआ? बिहार में सफलता मिली या नहीं? सर, बिहार में उस स्तर पे सफल नहीं हो पाया सर। नहीं हो पाया। जी सर। तो अभी जो लॉज है, अभी जो ये चल रहा है लैंड सर्वे, जी सर, उसका ध्येय क्या है? इसी में सुधार लाने का या क्या है उसका? सर इसमें भी सुधार लाने का है और साथ ही साथ जो भूमि का डिजिटलीकरण करना इसका मेन प्राथमिक उद्देश्य है, ताकि जो भूमि स्वामित्व से संबंधित जो विवाद उठते रहते हैं उसका समाधान किया जा सके। तो वहाँ तो लोग चले गए हैं हड़ताल पे। बिहार में अंचल के अधिकारी हड़ताल पे हैं, मेरे ख्याल से 1 महीना से ऊपर ही हो गया। आपको ज्ञान है इसका? सर मुझे इस विषय में जानकारी नहीं। अच्छा, प्रोहिबिशन लगा बिहार में, प्रोहिबिशन, नशा मुक्ति के लिए कानून बना। जी सर। वो उसका क्या हुआ? मतलब वो ठीक चल रहा है या कुछ लोग इसका वो कर रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए? एक मंत्री का भी बयान इस पे आया था, केंद्रीय मंत्री हैं वो। जी सर। तो आपको क्या लगता है, वो रहना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए इसको? सर, ये जो पाबंदी लगाई गई थी सर, इससे काफ़ी सुधार हुआ है, खासकर सर महिलाओं की स्थिति में, घरेलू हिंसा में, अपराध में और साथ ही साथ जो पारिवारिक आर्थिक क्षति होती थी उसमें भी सुधार हुआ, जिसके कारण स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा में भी सुधार हुआ है। लेकिन सर इसका विरोध भी हो रहा है क्योंकि इससे राजस्व की हानि हुई है और साथ ही साथ सर जो तस्करी जैसे जो मामले हैं और पुलिस और दलालों के बीच सर जो गठजोड़ वाला मामले हैं, इससे मामले भी सब बढ़े हैं, जिस कारण से इसका विरोध भी हो रहा है सर। तो विरोध इसके लिए हो रहा है क्या कि रेवेन्यू लॉस हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है? सर मेन विरोध जो है तो रेवेन्यू लॉस के कारण ही है, लेकिन सर इसका एक कारण यह भी है कि इससे जो तस्करी और जो माफियाओं वाला संगठन तैयार हो रहा है, ये भी इसका बड़ा कारण। अच्छा, ये बताइए, अगर आप विश्व युद्ध की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, देख रहे हैं आप कैसा युद्ध का ये चल रहा है, अगर आपको 2 सुझाव देना हुआ ईरान को और 2 अमेरिका को, तो क्या सुझाव देंगे आप? सर मेरा मानना है कि सर जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं सर, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से सुलझाए जाने चाहिए। जैसे कि सर जैसे कि यूएन इसमें। कौन सुन रहा है यूएन की अभी? अब आज के यूएन की कौन सुन रहा है? सर यूनाइटेड नेशंस की कोई सुन रहा है अभी? सर इसी कारण तो सर दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। अगर यूनाइटेड नेशन अपनी कार्य अच्छे से करे और सभी देश उसके, वो तो बेचारा कर ही रहा, सुन कौन रहा है उसकी? ट्रम्प सुन रहे हैं उसकी, प्रेसिडेंट ट्रम्प? नहीं सर, यही इसी कारण सर। तो कुछ प्रैक्टिकल वो दीजिए ना, जो काम जिससे हो पाए कुछ। सर अंतर्राष्ट्रीय जो नियम हैं सर, उनको पालन करना चाहिए और नहीं करे तो? सर नहीं करेंगे तो फिर अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता और युद्ध को समस्या होगी। नहीं, इसका कोई वो भी है, लीगल वो भी है। अगर नहीं कोई पालन करे तो कहीं कोई उस पर रिड्रेसल है, कहीं जा सकते हैं हम लोग? सर मुझे इसके विषय में जानकारी नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वगैरह का वो सुना है आपने उसका? जी सर। अच्छा, और ईरान जो कर रहा है, अभी ईरान को क्या समझाया गया? अभी हमारे प्रधानमंत्री ने भी कुछ 2 सुझाव दिए दोनों पार्टीज को। क्या सुझाव दिया उन्होंने? पार्लियामेंट में भी इसका जिक्र किया था उन्होंने। सर एक तो संवाद की बात किए हैं और दूसरा सर शांति की बात की। नहीं, शांति तो है ही, उन्होंने कुछ सुझाव दिया, स्पेसिफिक सुझाव दिया।
सर मुझे इस विषय में जानकारी नहीं। एक तो हॉर्मस को कहा कि खोल दिया जाए, जी सर। इस पर कोई तरह का। दूसरा उन्होंने ये कहा कि सिविलियन बॉम्बिंग्स नहीं होना चाहिए, सिविलियन एरिया से, मिलिट्री लड़ रही लड़ती रहे। जी सर। ठीक है सर। ये बताइए कि अंटार्कटिका में बहुत सारे मुल्क के रिसर्च स्टेशन स्थापित किए गए हैं और रिसर्च करते हैं वो। जी सर। क्या उनका विषय क्या होते हैं, किस बात की रिसर्च करते हैं? सर मुख्यतः सर जो वहाँ का निम्न, ऐसा करिएगा, जो सवाल पूछे आपसे जो व्यक्ति, उसी की तरफ देखिएगा। ऐसे वो करने से आपका भी ध्यान डगमगा जाता है और हमारा भी। जी सर जो अति निम्न तापमान में सर चीज़ों को रिसर्च किया जाता है सर, इसका जो मेन मोटिव है सर, एक तो जैसे सर बीजों का संरक्षण करना हो तो सर वहाँ पे बीजों को संरक्षित किया जा सकता है ताकि भविष्य में अगर कभी जरूरत पड़े। अंटार्कटिका में, अच्छा, एक तो ये हुआ। और साथ ही साथ सर जो अंतरिक्ष के लिए जो मिशन भेजे जाने हैं उससे संबंधित जटिलताओं के बारे में अध्ययन करने के लिए भी एक सहायक हो सकता है सर। कैसे अंटार्कटिका में कैसे सहायता क्योंकि मिलेगी? वहाँ की भी सर जटिल जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं और अंटार्कटिका की भी जटिल जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं। अंटार्कटिका की जो है लो टेम्परेचर होता है जी सर, और तूफानी वो मौसम रहता है। जी सर। तो उसमें कैसे मदद मिलेगी, जरा विस्तार से बताओ। सर उसके अध्ययन से सर एक प्रकार का वो मतलब कि परिस्थितियों से कैसे लड़ा जा सकता है और कैसे उन परिस्थितियों में भी नहीं, परिस्थितियाँ कॉमन होनी चाहिए ना। जी सर। अब लड़ना तो आपको पहलवान से है और आप वो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं WWF वाले से, उससे तो बात नहीं। एनीवे, चलो कोई बात नहीं। तो एक बात ये बताओ कि हमारे यहाँ इंडिया में एक साउथ ईस्ट मानसून आता है और एक साउथ वेस्ट आता है। जी सर। तो कौन कौन से एरियाज में साउथ ईस्ट से बारिश होती है, कौन कौन से वेस्ट से होती है? सर जो दक्षिण पश्चिम मानसून है सर, केरल और तमिलनाडु के मुख्यतः पूर्वी तट को छोड़ के लगभग पूरे भारत में बारिश करती है। अच्छा, और वह दक्षिण पश्चिमी। जी सर। साउथ वेस्ट। जी सर। और जो उत्तरी पूर्वी मानसून है वो मुख्यतः कोरोमंडल तट पे बारिश करती है। कोरोमंडल, जी सर। वो क्या एरिया हुआ? सॉरी सर। कोरोमंडल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? सर ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है सर। और सर मुख्यतः तमिलनाडु का क्षेत्र। अच्छा, ठीक है। उसका नाम कोरोमंडल क्यों रखा गया है? सर मुझे इस विषय में जानकारी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये भी बताओ कि एल नीनो इफेक्ट में क्या होता है, इसका प्रभाव क्या इंडिया तक आता है? सर एल नीनो इफेक्ट में सर एक गर्म जलधारा है जिसके कारण से समुद्री जलीय सतह का तापमान बढ़ जाता है, जो कि सर भारतीय मानसून को भी प्रभावित करती है और इसके कारण से भारत जो दक्षिण पश्चिम मानसून है सर वो कमज़ोर हो जाता है और भारत में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। कैसे प्रभावित करती है, जरा एक्सप्लेन करो ऐसे आदमी को जो कुछ नहीं जानता। सर जो गर्म जलधारा है जब वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में पहुंचता है तो वहाँ के तापमान को बढ़ा देता है। तो जो उच्च वायु पूरे महासागर के नहीं सर, वो पर्टिकुलर कुछ क्षेत्रों में तापमान, कुछ क्षेत्रों में बढ़ा दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर जिससे हिंद महासागर में जो उच्च वायुदाब बना हुआ था और भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न वायुदाब बना हुआ था, तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर भारतीय महाद्वीप की ओर चलती है। लेकिन जब तापमान सर उस एरिया में भी ज़्यादा हो जाता है तो कुछ हवाएं वो उधर की उच्च निम्न वायुदाब क्षेत्र में प्रभावित हो जाती हैं, जिस कारण से भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाली पवनें कमजोर होती हैं और बारिश की मात्रा कम होती है। अच्छा, ये महासागर और सागर के जो 4 लेयर की मैं बात करूं, इन टर्म्स ऑफ द सन्स रेज एंड इन टर्म्स ऑफ सन्स लाइट, तो 4 लेयर कौन कौन सी हैं? सर पहला तो प्रकाशित क्षेत्र है, सनलिट जोन। जी सर, जो कि 200 मीटर तक होता है, जहां सूर्य के प्रकाश पहुंच जाते हैं। 200 मीटर होता है? जी सर, 200 मीटर तक सूर्य का प्रकाश सर पहुंचता है समुद्र सतह में। अच्छा, मुझे तो कुछ और मालूम था। चलिए, उसमें क्या होता है, उसकी क्या खास बात है? सर जिस एरिया में सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली पहुंच जाता है वहाँ जीव जंतुओं का सर जो समुद्री जीव हैं वो उनके लिए बेहतर परिस्थितियां निर्मित होती हैं और साथ ही साथ जो शैवाल होते हैं उनके लिए भी बेहतर परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, फिर दूसरा जोन? दूसरा सर जो अफोटिक जोन है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है सर। डार्कर? जी सर, डार्कर जोन हुआ।
वहाँ पे क्या होता है? सर वहाँ जो जीव पाए जाते हैं सर, वो मुख्यतः या तो रसायन संश्लेषी होते हैं या तो बहुत कम मात्रा में होता है। इसके अलावा कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के लिए ऊपर आते हैं, उसके बाद फिर नीचे चले जाते हैं, तो केवल वही जीव वहाँ पाए आंखें बड़ी होती हैं उनकी। सर मुझे इस विषय में जानकारी अच्छा, नहीं। तीसरा जोन? सर मुझे 2 ही पता है। नहीं, तो बात बिल्कुल अधूरी रह गई। 4 जोन हैं, आप 2 ही की बात कर रहे हैं, फिर 200 मीटर बता रहे हैं पहले वाले को। सर मुख्यतः मैं जो पढ़ा था सर कि एक फोटिक जोन होता है, एक अफोटिक जोन होता है। जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है तो उसको फोटिक जोन बोलते हैं, और जहाँ नहीं तीसरा जोन डीपर मिडनाइट बोलते हैं, कहते हैं। सर डीपर मुझे इस विषय में मिडनाइट। जानकारी नहीं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। सागर की, महासागर की एवरेज हाइट क्या होती है? सर 4000 मीटर। करेक्ट। और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं महासागर की और सागर की? सर महासागर में सर कई उच्चावच पाए जाते हैं। हाँ। जैसे महाद्वीपीय मग्नेटट, महाद्वीपीय ढाल, गंभीर सागरी मैदान, हाँ। गर्त हो गए, नितल पहाड़ियां हो गई। ये तो उनकी प्रॉपर्टीज हो गई। जी सर। उपयोगिता क्या है मानव जाति के लिए महासागर की? सर जो महाद्वीपीय ढाल होते हैं सर, वो सर्वाधिक संसाधन संपन्न होते हैं, और साथ ही साथ जो भी संसाधन मनुष्य समुद्रों से प्राप्त करता है वो मुख्यतः उसी क्षेत्र से होता है। कैसे संसाधन? जैसे सर जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, और इसके अलावा अन्य खनिज। कितनी मोटाई होती है उस एरिया की? सर मुख्यतः 200 मीटर तक होता है। 200 मीटर में पेट्रोलियम भी पाया जाता है? सर पेट्रोलियम तट से थोड़ी दूर, लेकिन सर उस एरिया में पाया जाता है। 200 मीटर के अंदर अंदर होता है पेट्रोलियम? मुझे नहीं मच डीपर, तो बहुत बड़ी डाली जाती हैं। सर गहर मतलब जो स्थल है उसकी गहराई में डाला जाता है सर। हाँ। वहाँ सागर की जो गहराई है वो कम होती है सर। कम होती है? अच्छा, सागर की गहराई कम होती है मगर अंदर काफी गहरे तक जाती है। जी सर। अच्छा। और क्या यूटिलिटी है महासागर की? सर जो महासागरी जो ढाल वाला एरिया है, इसके अलावा जो नहीं, जैसे कहते हैं कुछ, मतलब कुछ और भी काम करता है क्या महासागर अर्थ के लिए? जी सर। सर जो समुद्री जलधाराएं हैं सर, वह एक तो तापमान संतुलन बनाने में सहायक होती हैं। एक तो इसके अलावा सर जो समुद्री जलधाराएं हैं वह नौवहन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होती हैं। 2 और अगर गर्म जलधारा ठंडे जलधारा वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वहाँ जो जमे हुए बर्फ होते हैं उनको पिघलाकर उसे भी नौगाम बनाने में सहायक होती हैं। और इसके अलावा सर जो पवनों की दिशा भी तय करने में, इसके अलावा सर उसके माध्यम से अगर गर्म जल और ठंडी जलधारा मिलती है तो मत्स्यन के लिए सर एक बेहतर क्षेत्र का निर्माण करते हैं। 4 और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करते जी सर, कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करते हैं। वो बता नहीं रहे आप, इतना इम्पोर्टेंट काम है इतना उसके लिए, इको के लिए। सॉरी सर, भूल गया था। और हीट को भी एब्जॉर्ब करते हैं या नहीं करते? सर करते हैं। वो भी एनवायरनमेंट के लिए इतना इम्पोर्टेंट, अगर हीट एब्जॉर्ब ना करें तो क्या होगा बताइए? सर अगर नहीं करेंगे तो प्रकाश वापस लौट जाएगा सर। हीट वापस लौट जाएगी मगर उसका एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करेगी? वो एटमॉस्फेयर को। सर जो जलीय परितंत्र है, सागरीय परितंत्र सर, वो प्रभावित होगा सर। प्रभावित किस रूप में होंगे? सर जीव जंतु मरेंगे और मर जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। कोरल ब्लीचिंग होगी और जो शैवाल पनप रहे हैं और सर, हिंदुस्तान मतलब नॉट हिंदुस्तान और आदमी, इंसान का क्या होगा? सर वो भी बहुत सारे समुद्री खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, तो सर उसमें भी क्षति होगी सर। क्षति होगी, वो भी झुलस नहीं जाएंगे? जी सर। चलिए कोई बात। तो आपका अच्छा, ओके। तो अभी ये तो जो चल रहा है इजराइल और ईरान का, जी सर, यूएस के साथ मिलके, इजराइल ने लेबनान पर भी अटैक कर दिया, ग्राउंड फोर्सेस भेज दिए। जी सर। वो क्यों भेज दिया और क्या मकसद है? सर जो इजराइल और लेबनान के बीच में भी संघर्ष होते रहते हैं, और वहाँ जो ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह है सर, जिससे इजराइल की भिड़ंत होती रहती है। क्योंकि इजराइल ने ईरान पे आक्रमण किया तो वह लेबनान का सहारा ईरान पर हमला करने के लिए करना है सर। तो इजराइल ने इसके ऊपर अटैक किया,
ग्राउंड अटैक, जी सर। उसका मकसद क्या है अभी फिलहाल? सर फिलहाल जो ये तो आपने सबसे ये बता दिया कि हिजबुल्ला वहाँ क्यों पहुँच गया, जी सर। अभी इसराइल ने क्यों अटैक किया? सर इजराइल का मानना है कि ईरान जो है तो पर यूरेनियम संवर्धन कर रहा था परमाणु हथियार बनाने नहीं के लिए। नहीं नहीं, ईरान इसराइल ने लेबनान के ऊपर क्यों हमला किया, ग्राउंड फोर्सेस? सर क्योंकि वो जो हिजबुल्लाह समूह द्वारा सर वे इजराइल पे हमले किए जा रहे थे सर, तो उसके काउंटर अटैक के रूप में उठे। इससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या हो रहा है? सर इससे कई मानवों की भी क्षति हो रही है, जो कि जो सामान्य नागरिक होते हैं सर, जिनका युद्ध से ज़्यादा प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है तो सर। लगभग कितने लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हो चुके होंगे सर मेरे और पास कितनों की अभी डेथ हो चुकी होगी, और हॉस्पिटल्स और फूड और वाटर इन सब का क्या हो रहा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर? सर नया डाटा मैंने सभी नहीं पढ़ा। अच्छा, ओके। अभी यूएस कहता है कि साहब हमने तो बड़ी प्रोडक्टिव बात की है तेहरान से और नियर एग्रीमेंट पे पहुंच गए हैं, और फिर कहता है जी डिप्लोमेटिक सक्सेस भी मिली है हमें और डी एस्केलेशन में ये सहायक हो रहा है। तो ईरान का क्या कहना है इस नैरेटिव के ऊपर? सर युद्ध की शांति के लिए अमेरिका द्वारा 17 प्रस्ताव पेश किए गए थे, इसके जवाब में ईरान द्वारा भी 5 प्रस्ताव पेश किए गए हैं। और ऐसा नहीं, यूएस कहता है कि जब हमने बात की है, ईरान क्या कह रहा है कि बात की कि नहीं की? सर ईरान बोल रहा है इस पे बात नहीं हुई, उसने 5 प्रस्ताव डिनाई किया। जी सर। ईरान तो डिनाई कर रहा है। जी सर। तो फिर क्यों, क्या कहते हुए डिनाई कर रहा है? सॉरी सर, फेक न्यूज़ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सर मुझे इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, तो इसमें क्या जाहिर हो रहा है? मिसट्रस्ट है, क्या है? सर मुझे कोई नेगोशिएशन का कोई फ्रेमवर्क बना, कुछ बातचीत हुई? सर पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया है नहीं, मध्यस्थता। इन दोनों के बीच की बात। सॉरी सर मुझे नहीं। अच्छा, और इतनी ज़्यादा डिप्लोमेटिक ओपेसिटी बन गई है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या रास्ता है? सर इसमें इसके लिए सबसे जो उचित रास्ता हो सकता है, जो सर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है सर, उनको सर इसमें भाग ठीक लेना है, वो बात हो चुकी है, ओके, अंडरस्टूड। अभी ये बताइए, जो ये वेस्ट एशिया में चल रहा है प्रॉब्लम, तो उससे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के ऊपर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? सर जो पर्सिया की खाड़ी वाला क्षेत्र है, तो वहाँ से सर प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल के लिए वैश्विक आपूर्ति बहुत आवश्यक थी सर। वहाँ अगर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो विश्व के ऊर्जा संकट के लिए काफ़ी दिक्कतें खड़ी होगी। साथ ही साथ भारत के लिए भी सर इससे ऊर्जा संबंधी संकट उत्पन्न हो तो क्या क्या संकट होगा सर? जैसे कि भारत बैरल कहाँ पहुँच गया है? 72 था जी सर, 72 से सर 120, 28 तारीख को 72 था, अब कहाँ पहुँच गया? सर 120 प्लस हो चुका है। 120, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा? सर महंगाई बढ़ेगी सर, और साथ ही साथ सर जो खाद्य मुद्रास्फीति है वो काफ़ी तेजी से बढ़ेगा। अच्छा, चलिए, एक आरटीआई से ये पता लगा कि आपके डिपार्टमेंट में कई इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, आप एसडीएम हैं, तो क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो जो दिक्कतें हुई हैं उनके कारणों की पहचान करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, और फिर सर उसके समाधान पे काम करूँगा। तो अब बात क्या करेंगे, किससे बात करेंगे, कोई इंक्वायरी करेंगे, कोई कैसे पता करेंगे? सर जिन जिन चीज़ों में सर समस्याएं हो रही है उनसे उनके सर जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे सर उनसे बात करूंगा और उनकी जवाबदेहिता तय करूंगा, ताकि दोबारा उनसे ऐसी गलतियां ना हो, और पारदर्शिता उत्तरदायित्व को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। गुड, ओके, फाइन। चलिए अभी आपको देते हैं फीडबैक। वेल डन, यू डन एक्सट्रीमली वेल, थैंक यू। माई कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन हियर। सबसे पहले तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था थ्रू आउट, और ड्रेस भी आपकी ठीक है, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, और काफ़ी अवेयर हैं, अच्छी तरह से चीज़ों को देख रहे समझ रहे हैं, आप अच्छा कर पाएंगे और ऑनेस्ट कैंडिडेट हैं। अगर आपको कुछ नहीं मालूम तो आपको साफ कह देते कि मुझे नहीं मालूम, कोई गेस्ट के ऊपर आप डिपेंड नहीं करते, दैट्स गुड। और स्टेबल रहे, कई बार सवाल ऐसे भी आए जिनके जवाब आपको पूरी तरह मालूम नहीं थे, लेकिन आप विचलित ना होते हुए स्टेबल रहे और ऑनेस्टी से बता दिए कि मुझे नहीं मालूम, दैट्स गुड। अच्छा, थोड़ा सा आपको अपनी जो काउंटेनेंस है, आपकी जो आकृति चेहरा है, उसको हल्का करना होगा, थोड़ा सा बड़ा सीरियस सा मालूम हो रहा है, थोड़ी सी स्माइलिंग फेस रखेंगे, स्माइल नहीं करना, लेकिन स्माइलिंग फेस, हल्का फुल्का चेहरा रखिए, हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं बनाना है, और अगर चाहो थोड़ा बालों को भी छोटा कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ही। इसके अलावा आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट आपको देना चाहेंगे ताकि आपकी इंटरव्यू और अच्छी हो। जब अंदर आते हैं
तो खाली चेयर को विश कीजिए। अगर कोई महिला है तो उनको भी, बाकी किसी को नहीं, खाली नोट कर दीजिए। जाते समय जब बोले ओके थैंक यू, जब ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, तो आप थोड़े खड़े होंगे, धन्यवाद देंगे खाली चेयर को और बाहर जाएंगे। सबको धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। आना जाना क्लियर हो गया? अच्छा, अभी तैयार क्या करेंगे? आपने तैयारी करनी है ज़्यादातर बिहार के टॉपिक्स की। बिहार के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि बात चल रही थी लिकर बैन, क्राइम और इंडस्ट्री, माइग्रेशन, लॉ इन्फोर्समेंट प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्मगलिंग, बॉर्डर्स इश्यूज। तो ये सारों को आपने पहचानना है, देखना कि इशू क्या है, इसमें चैलेंज क्या है, इसमें क्या प्लस है क्या माइनस है, और जो चैलेंज है उसके ऊपर सरकार की नीति क्या है, किस तरह से हैंडल हो रहा है, और इसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। व्हाट इज़ योर पर्सनल व्यू ऑन दैट ऑल्सो, वो भी रखना है। अच्छा, अब बोलने का तरीका, जब भी कोई सवाल पूछा जाए, या तो आंसर आता है या नहीं आता। नहीं आता तो आप कह दीजिए कि सब मुझे नहीं मालूम, मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ लूँगा इसके बारे में। आता है तो उस आंसर को स्ट्रक्चर करिए, पहले पॉज लीजिए 1-2 सेकंड का, स्ट्रक्चर करिए, पॉइंट फॉर्म में आंसर दीजिए। लंबा लंबा आंसर एक्सप्लेन करते हुए नहीं दीजिए, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले वो दर्ज करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस प्रकार से आप कीजिएगा। न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़िए, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए। बिहार का भी एक पेपर आपको पढ़ना लाजमी है, ठीक है। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अभी भी अच्छा किया आपने। आप पहले भी आए थे सर? 2 महीने पहले आए थे। यस। हाँ, मुझे ध्यान आ रहा है आपका, पहले भी अच्छा परफॉर्मेंस था आपका। ओके, वेल डन। सर, एक तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। आपने ठीक जवाब दिया। मैंने पूछा कि आरटीआई से इरेगुलरिटी की पता लगा, इरेगुलरिटी का मतलब कुछ गलत हो रहा है। गलत हो रहा है तो पहले इंक्वायरी ऑर्डर करिए, अब ये गलत हो रहा है, पता लगाया, उसके बाद करेक्टिव एक्शन लीजिए, और जो जिनके खिलाफ एक्शन लेना एक्शन लीजिए, और आगे के लिए मॉनिटर करिए, ठीक है। उनको उत्साहित करते हुए एजुकेट भी करिए और मोटिवेट भी करिए। आंसर ठीक है आपका? सर, एक दिक्कत होती है जब ज़्यादा गैप रहता है मेंबरों के बीच में, तो सर आई कांटेक्ट करने में थोड़ा हाँ, सा। सर बताएंगे। आई कांटेक्ट हमारी हमेशा राय, जो सवाल पूछ रहे हैं, जिनसे आपकी बात हो, उनकी तरफ ही उन्हीं से आई कांटेक्ट। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, ये मॉक इंटरव्यू वाले, वो कहते हैं सबकी तरफ देख। सबकी तरफ देखना हमारी राय में, अभी जो पैनल होगा उसमें भी बड़ी मेज होगी, हाँ, 3-4 लोगों की तरफ तो जरूरत है, वो देखेंगे। बात मेरे से हो रही है, तो आप जब बात होगी तब आप कर देखिए। बिल्कुल गलत सलाह दी जा रही है कैंडिडेट, पता नहीं क्यों दी जा रही है। तो यही संदेह था। ओके, ऑल द बेस्ट, लक टू यू। दरवाजा खोल देना। हल्का सा ऐसे बनाइए, टाइम ना दीजिए, हल्का सा रखिए। बहुत अच्छा किया। वेल, यू आर वेल अवेयर।